CSN स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 की इकोनॉमिक्स के सेट 1 के इन सेट 1 के जो मॉडल सेट निकला है, मॉडल सेट का आप लोगों का हम सेक्शन ए और सेक्शन बी तो कंप्लीट करा दिए हैं, जो कि आप लोगों का 1 से 14 नंबर तक प्रश्न है, 1 से 14 नंबर तक प्रश्न है वो कंप्लीट करा चुके हैं। तो इस वीडियो में जो आप लोगों का सेक्शन सी वाला है, जो यहाँ पर सेक्शन सी वाला देख लेते हैं। देखिए जो सेक्शन सी वाला है, सेक्शन सी वाला जो आप लोगों का 15 से 19 नंबर तक है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। एक एक प्रश्नों को समझेंगे और एक एक प्रश्न के उत्तर को आसानी से समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग जो पहले वाला वीडियो नहीं देखे जिसमें हम लोग 1 से 14 तक प्रश्न किए हैं, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और हम जो मॉडल सेट नंबर 2 है ना, मॉडल सेट नंबर 2 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिए हैं, तो वो भी वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सेट 1 के तो वो सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट करा चुके हैं। तो इस वीडियो में सेक्शन सी वाला जो 15 से 19 नंबर तक है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेक्शन सी में जो आप लोगों का 15 नंबर से शुरू हो रहा है, जो प्रश्न वहाँ पर है वही प्रश्न यहाँ पर हम अपने से लिखिए और उसका हल किए। ठीक है, 15 नंबर से। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है, इसका प्रश्न है कि x और y के बीच सहसंबंध गुणांक को परिकलित कीजिए और उनके संबंध पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर x का मान दिया गया है, यहाँ पर y का मान दिया गया है और सहसंबंध निकालने के लिए बोला गया, उसके बाद संबंध की टिप्पणी करने के लिए बोला गया। तो जैसे यहाँ पर पहले x वाला दिया गया है, जैसे पहले ये वाला x वाला दिया गया है, तो पहले हम x वाला यहाँ पर लिखते हैं, जो x वाला मान है, यहाँ पर जो x वाला यहाँ पर मान है, तो x वाला मान यहाँ पर लिखिए। जैसे x बराबर है -3, -2, -1, 1, 2, 3 x वाला लिखिए। और कितना संख्या ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी n बराबर 6 किए। ठीक है, अब देखिए n बराबर यहाँ पर 6 है और देखिए अब यहाँ पर क्या किए, जो a बराबर 1 लिए ना, a बराबर 1, तो इसमें से आप लोगों को जो यहाँ पर x का मान है ना, इसमें से एक को आप लोगों को चुनना है, बीच वाला। हम 1 चुने तो इसका मतलब नहीं कि 1 ही लेना है, अब 2 भी लिख सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। तो हम इसमें हम a बराबर 1 लिए, a बराबर 1 लिए, यानी a बराबर 1 लिए। और dx बराबर फार्मूला होता है x - 1, x ये वाला -1। तो देखिए इसमें x - 1 यानी -3 - 1 -4 होगा, -2 - 1 -3 होगा, -1 - 1 -2 होगा, 1 - 1 0 होगा, 2 में 1 जाएगा 1, 3 में 1 जाएगा 2। इसको हम जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे सिग्मा dx बराबर हो जाएगा -6। ठीक है, आप करेंगे यहाँ पर d² x मतलब इसका होल स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16, -3 का होल स्क्वायर 9, -2 का होल स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब यह वाला जो है d² x वाला, इस सभी को जोड़ देंगे, तो सभी को जोड़ने के बाद आएगा 34, जिसको बोलेंगे सिग्मा d² x वाला ले लिए। अब देखेंगे जो y वाला है, ये सब जो y वाला है यहाँ पर, इस y वाला को यहाँ पर लेंगे, y वाला को यहाँ पर लेंगे। ठीक है, देखिए y में जो मान है यहाँ पर लिए 9, 4, 1, फिर है 1, 4, 9, कितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए n बराबर 6। इसमें भी a वाला एक ले लेंगे, इसमें से जो आप लोग ले सकते हैं, हम एक a बराबर 1 लें, आप 4 भी लिख सकते हैं, आप ये वाला भी ले सकते हैं। तो हम लिए a बराबर 1 ले, तो dy बराबर क्या हो जाएगा y - a यानी y - 1, यानी 9 में 1 जाएगा, 9 में 1 जाएगा तो 8, 4 में 1 जाएगा तो 3, 1 में 1 जाएगा 0, 1 में 1 जाएगा 0, 4 में 1 जाएगा 3, 9 में 1 जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए जो dy वाला है, इस सब को जोड़ देंगे, इस सब को जोड़ने के बाद आएगा 22, जिसको बोलेंगे सिग्मा dy, तो सिग्मा dy का मान आएगा 22। अब यहाँ पर करेंगे d² y मतलब ये वाला का होल स्क्वायर, यानी 8² होल स्क्वायर 64, 3 का होल स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0, 3 का होल स्क्वायर 9, 8 का होल स्क्वायर 64। ठीक है, अब ये सब जो है ये जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या आएगा 146, जिसको बोलेंगे सिग्मा d² y बराबर 146। ठीक है, यह तो हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर करेंगे dx × dy, तो dx का कितना है, ये सब जो dx है, ये सब dy है, ये दोनों को गुना करेंगे तो -4 और -8, -32 होगा, -3 और 3, -9 होगा, -2 और 0 × 0 0 होगा, 0 × 0 0 होगा, 1 × 9, यहाँ पर ये वाला नहीं, ये वाला है 1 × 3, तो 3 होगा, 2 × 8 यानी 16 होगा। तो इतना है यार dx dy।
अब जो डी एक्स डी वाई है उसको जोड़ देंगे, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद क्या आएगा -22, जिसको बोलेंगे सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, तो देखिए अब निकालेंगे सहसंबंध गुणांक। तो सहसंबंध गुणांक आर, जिसको आर से दर्शाते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है। देखिए सेट 2 का जो हम निकाले थे, जो आप लोग का सेट 2 में आप लोग का सेक्शन नंबर बी में भी था सहसंबंध निकालने के लिए, उसमें हम दूसरा फार्मूला लगाए थे और इसमें दूसरा लगा रहे हैं। क्यों ऐसा लगा रहे हैं? क्योंकि देखिए जो सेक्शन बी में आप लोगों का सहसंबंध है उसमें जो एक्स और वाई का मान था ना वो बहुत कम कम था, 1 2 3 4 उस तरह का था। लेकिन इसमें देखिए जो वाई का मान है आप लोग का बड़ा बड़ा है, 9 4 फिर है यहाँ पर 4 और 9। तो जब बड़ा बड़ा आंकड़ा रहता है तब सहसंबंध वाला ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें आप लोगों का कैलकुलेशन कम होगा। अगर उस फार्मूला में लगाइएगा तो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर ये आंकड़ा अगर छोटा रहेगा तो जो सेट 2 में जो हम फार्मूला सहसंबंध निकाले हैं उससे निकालिएगा, और अगर आंकड़ा बड़ा बड़ा रहेगा तो इस वाला फार्मूला से निकालेंगे। ठीक है, तो अब ये वाला फार्मूला लगाते हैं। सहसंबंध गुणांक आर बराबर फार्मूला होता है सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई माइनस एन इंटू सिग्मा डी एक्स बटा एन इंटू सिग्मा डी वाई बटा एन, डिवाइड एन इंटू √10 सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बटा एन माइनस सिग्मा डी एक्स बटा एन का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एन माइनस सिग्मा डी वाई बटा एन का होल स्क्वायर। सभी का मान यहाँ पर बिठा देंगे। यहाँ पर सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई जो मान यहाँ पर निकाले -22 आया, एन का मान 6 था, सिग्मा डी एक्स मान -6, एन का मान 6, सिग्मा डी वाई का मान 22, एन का मान 6, मान बिठा दें केवल। यहाँ पर एन का मान 6 गुना यहाँ पर इंटू सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन का मान 34 बटा 6 माइनस ये वाला का मान -6 बटा 6 का होल स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर एन बटा 146 बटा 6 माइनस तो माइनस सिग्मा डी वाई बटा एन का होल स्क्वायर तो 22 बटा 6 का होल स्क्वायर, मान बिठा दिए। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाला 6 ऊपर वाला 6 काट गया, नीचे वाला 6 ऊपर वाला 6 काट गया, तो आर बराबर अब हो गया, आर बराबर यहाँ पर -22 तो -22 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर बचा कितना 22 डिवाइड जो ये वाला नीचे में है यही वाला नीचे में हम लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -22 प्लस 22 कितना होगा 0, और 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, यानी आर बराबर कितना आएगा 0 आएगा। तो सहसंबंध क्या आर बराबर इसका 0 आया, तो सहसंबंध गुणांक तो 0 आ गया, लेकिन संबंध पर भी टिप्पणी करने के लिए बोला गया। तो जब 0 आता है तो हम बोलते हैं कि उसके बीच कोई संबंध नहीं है, यानी चूँकि आर बराबर 0 अतः एक्स तथा वाई के बीच अनुपस्थित संबंध, यानी बोल सकते हैं किसी भी तरह का संबंध नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है, यहाँ पर बारंबारता दिया गया है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल बारंबारता दिया गया है, तो इसको हल करेंगे, माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल है वो वर्ग अंतराल हम यहाँ पर लिखे, जो 0 से 10 है तो 0 से 10, 10 से 20 तो 10 से 20, 20 से 30 तो 20 से 30, 30 से 40 तो 30 से 40। और जो बारंबारता है यहाँ पर 5 6 7 2, तो 5 6 7 2 ले लिए। ठीक है, इतना तक तो प्रश्न में दिया गया है। अब निकालेंगे इसका संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? देखिए जो 5 है इस 5 को 5 में रख देंगे, फिर अब 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11, तो 11 लिखेंगे, फिर 11 और 7 को जोड़ेंगे तो 18, तो 18, 18 और 2 को जोड़ेंगे तो 20। ठीक है, अब यहाँ पर n निकालेंगे तो n होगा इस सबको जोड़ने के बाद, इस सबको जोड़ने के बाद कितना आ गया 20, तो 20 आ गया। अब निकालेंगे हम n बटा 2, n बटा 2 होगा यानी 20 बटा 10, तो 10 मान निकल गया। जब n बटा 2 10 निकला तो यहाँ पर देखेंगे जो संचयी बारंबारता में कि 10 से सामने वाला बड़ा कौन सा है, 10 से सामने वाला बड़ा कौन सा है, तो 10 से सामने वाला बड़ा है यहाँ पर 11, तो 11 को हम डिनोट किए। ठीक है, तो 11 के ऊपर वाला को CF मानेंगे, तो 11 के ऊपर वाला कितना है 5, तो 5 को CF मानेंगे, और इस 11 के सेंटर में जो जा रहा है ये वाला इसको F मानेंगे, यानी F बराबर 6 हो जाएगा। और इसके लाइन में जो जा रहा है ये 10 20, इसके पहले ही वाला संख्या को मानेंगे L, तो L बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब लिख दिए यहाँ पर, F बराबर 6, CF बराबर 5, L बराबर 10 और H बराबर 10, मतलब दोनों के अंतर में कितना है देखिए 0 10 10 10 पड़ रहा है, 10 20 20 30 30 40 10 10 पड़ रहा है, यानी H बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10। अब निकालेंगे माध्यिका, तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। मान बिठा देंगे यहाँ पर, कुछ नहीं है, L का मान 10 तो 10 रख दिए, प्लस n बटा 2 कितना है 10 तो 10 रख दिए, माइनस CF कितना है 5 तो 5, F कितना है 6 इंटू H कितना है 10, तो मान बिठा दिए। चलिए अब आगे करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 को 10 लिखिए, प्लस 10 में 5 जाए 5,
6 6 इंटू 10, यहाँ पर 2 से काटे 2 3 6 2 5 10, तो 10 प्लस 5 5 25/3। फिर यहाँ पर 10 और 25/3 को डिवाइड देंगे कितना, 8.33, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 18.33। ठीक है, तो माध्यिका निकल गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि निर्धनता के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो निर्धनता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। एक है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। देखिए भारत में निर्धनता क्यों है, क्योंकि भारत के लोग कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, कृषि के ऊपर ही डिपेंड है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय कम होने के एक प्रमुख कारण है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है। कृषि क्षेत्र पर बढ़ता जनसंख्या दबाव, जोतों को उत्तरोत्तर छोटी होना, मतलब देखिए जोतों का उत्तरोत्तर छोटी होना बोल सकते हैं, मान इस तरह का। तो देखिए भारत के किसान के लोग जो खेत है ना, खेत तो एक जगह पर नहीं ना है, किसी का खेत है यहाँ पर, किसी का खेत यहाँ पर, किसी का खेत यहाँ पर, किसी का खेत यहाँ पर। तो जो आप किसान यहाँ पर खेती करते हैं तो देखभाल में तो इन लोगों को तकलीफ होता ना। अगर इन लोगों का खेत एक ही जगह पर होगा, सभी का खेत अगर एक ही जगह पर होगा तो आसानी से देखभाल कर पाएगा, उस जगह पर खेती कर पाएगा। तो अलग अलग स्थान पर खेत है, इसलिए इसको कठिन होती है, उसी को बोलते हैं उत्तरोत्तर छोटी होना। कृषि में सिंचाई सुविधा की कमी आदि अनेक विसंगतियों के कारण भारतीय कृषि की उत्पादकता कम है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबियों का व्यापक आधार आज भी बना हुआ है। तो एक कारण ये बोल सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है निर्धनता का, मतलब बेरोजगारी का, मतलब हाँ निर्धनता यानी गरीबी का एक कारण ये भी है कि सीमित औद्योगिकरण। देखिए भारत में फैक्ट्री ना के बराबर है, सीमित औद्योगिक अगर है तो बहुत कम मात्रा में है। तो भारत की निर्धनता का एक प्रमुख कारण औद्योगिकरण का पिछड़ापन है, और यह आधुनिक ढंग के आधारभूत बड़े उद्योगों का अभाव है। यही नहीं, उपभोक्ता उद्योगों का भी पूर्ण विकास नहीं हो पाए। इसी कारण भारत की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय कम है और लोग निर्धन है यानी गरीब है। एक नंबर पॉइंट ये भी हो सकता है कि भारत के लोग ज़्यादातर जातिवाद धर्मवाद पर विश्वास करते हैं, जिसके लिए मतलब पुरानी रूढ़िवादी जो नियम कानून बनाया गया है उसी को आज तक मानते चला जा रहा है और आगे नहीं बढ़ रहा है। देखिए लोग जातिवाद धर्मवाद और पुरानी परंपरागत रूढ़ियों में इतनी बांधे कि वो नई परिस्थितियों को नहीं अपनाना चाहते, इसलिए उनमें गतिशीलता का अभाव है, जिसमें कोई प्रकार के उद्योगों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो निर्धन होने के ये सब कारण हुआ। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है 18 नंबर कि जैविक कृषि क्या है, धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है। देखिए जैविक कृषि क्या है, देखिए अभी ज़्यादातर किसान कृषि कर रहे हैं किससे, रासायन बाजार से जो उर्वरक आ रहा है उससे, लेकिन जैविक खेती जो प्रकृति के द्वारा ही हमें मिलती है उसको बोलते हैं जैविक खेती। और जैविक खेती के लिए प्रधानमंत्री भी बहुत सारे मतलब योजना चला रहे हैं। तो जैविक खेती में क्योंकि एक तो पर्यावरण का विकास भी होता है और खेती भी बेहतर होती है। जैविक खेती कृषि की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत भूमि को पोषक तत्व की आपूर्ति तथा कीट और बीमारियों का प्रबंधन जैविक आगतों के उपयोग द्वारा होता है। ये हो गया जैविक खेती। अब धारणीय विकास किस प्रकार बढ़ावा देती है जैविक खेती से देख लेते हैं। तो जैविक खेती कृषि धारणीय विकास को निम्न प्रकार से बढ़ावा देती है। एक नंबर की जैविक खेती एक धारणीय खेती प्रणाली है जिसके अंतर्गत आंतरिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए भूमि के दीर्घकालीन उपजाऊ शक्ति बनाए रखी जाती है, उपजाऊ मतलब जैविक खेती के द्वारा। 2 नंबर है कि जैविक खेती में फसल चक्र, पशु खाद तथा कूड़ा खाद यांत्रिक विधियों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पर्यावरण स्वच्छ रहते हैं। देखिए जैविक खेती में जो खेत में देते हैं, पशु खाद देते हैं, कूड़ा खाद देते हैं, तो इसे बोलते हैं जैविक खेती। जबकि रासायनिक खेती में अभी बहुत सारा बाज़ार में जो आ गया, उर्वरक आ गया, तो उस सब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 3 नंबर है कि जैविक खेती में भूमि को भोजन दिया जाता है, न कि पौधों को, मतलब भूमि को भोजन दिया जाता है। अब भूमि को भोजन दिया जाता है, पौधे अपने आप मतलब बड़ा होगा, पौधे की अपने आप मतलब विकास होगा पौधा का। फिर यहाँ पर 4 नंबर की जैविक खेती में उत्पादन पर्यावरण सिद्धांतों पर आधारित है, यानी पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है 19 नंबर कि पर्यावरण के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो पर्यावरण के कार्य निम्नलिखित है। 1 नंबर है कि पर्यावरण संसाधनों की पूर्ति करता है, पर्यावरण के द्वारा ही संसाधनों का सप्लाई किया जाता है। पर्यावरण दोनों प्रकार के संसाधन को नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय का आपूर्ति करता है। फिर 2 नंबर है कि पर्यावरण जीवन धारण में सहायक है, पर्यावरण के तत्व जैसे वायु, जल, सूर्य, भूमि आदि जीवन या के लिए आवश्यक तत्व है, जो कि जीवन के लिए आवश्यक है वो पर्यावरण के द्वारा प्राप्त होते हैं। इनकी अनुपस्थिति में जीवन नहीं चल सकता है। ठीक है, अब अगला 3 नंबर है कि पर्यावरण अपशिष्टों को आत्मसात करता है।
मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी बेकार पदार्थ है, उसको पर्यावरण स्वच्छ करने में सहायता करती है। तो उत्पादन एवं उपभोग की क्रियाएं अपशिष्ट उत्पन्न करती है, जिसमें कचरा प्रमुख है। पर्यावरण इस कचरे को अंगीकार करता है। फिर अगला पॉइंट है 4 नंबर की पर्यावरण जीवन को गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। वातावरण में नदियाँ, समुद्र, पर्वत, रेगिस्तान आदि सम्मिलित है, जो कि पर्यावरण का अंग है, जहाँ मानव आनंद उठाता है। इसमें जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। आप लोगों का सेट 1 का वीडियो अगर नहीं देखे हैं, जो हम मतलब सेक्शन ए वाला और सेक्शन बी वाला करवाए हैं, तो जाकर देख लीजिएगा। ये कंप्लीट वीडियो हो गया आप लोगों का। ये है सेक्शन सी वाला, जो कि 15 से 19 वाला है। तो ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।